मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम एक प्लेन को उड़ान भरते देखते हैं। ये प्लेन हॉस्टन की ओर जा रहा है। इस छोटे प्लेन में टोटल 8 लोग सवार हैं। प्लेन ने अभी आधी दूरी तय की थी कि अचानक उसका जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देता है और इसी दौरान पायलट भी रास्ता भटक जाता है। लेकिन प्लेन में बैठे यात्री इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं। वो तो बस अपनी मंजिल आने का इंतजार कर रहे हैं। प्लेन का पायलट ओक्टावियो, उसे ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर किसी ने प्लेन के साथ छेड़छाड़ की है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? वो अंत तक इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जरूर ये किसी की चाल हो सकती है जिसने जानबूझकर प्लेन में सिस्टम खराब किया। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे समझ आ चुका था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो जल्दी से अपने फोन को निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। इतने में ही प्लेन में जोरदार झटके लगना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त प्लेन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका था। प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। इधर ओक्टावियो अंत तक प्लेन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वो प्लेन नीचे की तरफ जाने लगता है और एक घने जंगल के बीचों बीच में आ जाता है और वहीं एक पेड़ से टक्कर खाकर क्रैश हो जाता है। इतनी भयानक टक्कर होने के बावजूद भी लकीली प्लेन के अंदर मौजूद सारे पैसेंजर्स बिल्कुल सुरक्षित थे, लेकिन एयर होस्टेस जिसके मौके पर ही मौत हो जाती है और वहीं पायलट ओक्टावियो जिसकी चेस्ट में मोटी सी लकड़ी घुस जाती है, लेकिन अब भी उसकी सांसें चल रही थी। ये जंगल मैक्सिकन का खतरनाक जंगल है और ये सभी लोग इस जंगल के बीचों बीच में फंसे हुए हैं। यहाँ से रास्ता ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब सभी एकजुट होकर एक साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एवी और डेन एक कपल हैं जिनकी नई नई शादी हुई है और ये घूमकर वापस अपने घर जा रहे थे। वहीं डेविस और लिसा अपनी गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए निकले थे। जे जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में वर्कर है और वो अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था। केविन जो कि एक डॉक्टर है। वहीं सिमन नाम की लड़की बताती है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। वहीं कार्लोस बताता है कि वो एक एमएमए फाइटर है और वो अपने इसी फाइट के सिलसिले में हॉस्टन जा रहा था। अभी इन लोगों की बातें ही चल रही थी कि इतने में ही पायलट को होश आ जाता है। होश में देखकर सभी उसकी तरफ दौड़ते हैं। जेन पायलट के पास पहुंचते ही उससे पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वहीं पायलट बार बार सबको सॉरी बोल रहा है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मैं नहीं जानता कि आखिर जीपीएस सिस्टम कैसे फेल हुआ। तभी जेन कहता है हम तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहे हैं, बस हम इस बारे में जानना चाहते हैं। वो काफी दर्द में है, उसे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। पायलट को दर्द में देखकर जेन केविन की तरफ देखता है और उससे कहता है तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। केविन कहता है मैं बिना टूल्स के कुछ नहीं कर सकता, मुझे टूल्स चाहिए। दरअसल पायलट के लंग्स पंचर हो चुके हैं और अगर मैंने कुछ किया तो शायद उसकी मौत भी हो सकती है। इस वक्त इमीडिएटली पायलट को सर्जरी की जरूरत है और सर्जरी के लिए मुझे टूल्स की जरूरत है। मैं ऐसे ही किसी की मौत का कारण नहीं बनना चाहता। वहाँ मौजूद सभी लोग केविन को मनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई तो रास्ता होगा जिससे पायलट को बचाया जा सके। सबकी बातें सुनकर केविन कहता है हमारे पास बस एक ही रास्ता है, इंतजार करना होगा। मुझे पता है हमें शाम तक वो लोग कैसे भी करके रेस्क्यू जरूर कर लेंगे और इस वक्त तक हमारे पास इंतजार करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। इतने में ही जेन कहता है कि शायद जीपीएस सिस्टम खराब होने की वजह से उन लोगों को हमारी लोकेशन का पता ही न चल पाया हो। सबके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने का था सब एक दूसरे से मिल बांट कर खाते हैं, लेकिन अब भी पायलट वैसे ही तड़प रहा था। उसकी हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। अब कोई रास्ता न देखकर केविन भी सर्जरी के लिए मान जाता है। सबसे पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज करता है। अब वो एक बेल्ट को लेकर पायलट के दांतों के बीच में दबाता है और कुछ ही देर में सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। पायलट भी खतरे से बाहर आ चुका था। ये देख सब बहुत खुश हो जाते हैं और आज फिर दूसरे दिन की शाम ढलने लगती है और जैसे ही अंधेरी रात होती है सभी एक दूसरे का सहारा बन वहीं सो जाते हैं। कार्लोस जिसे रात को नींद नहीं आ रही थी वो वहीं कुछ दूरी पर एक्सरसाइज करने लगता है। तभी उससे अपने पीछे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ कोई नहीं था। वहम समझकर वो तुरंत ही सो जाता है और अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह जैसे ही सबकी आँख खुलती है अपने सामने का मंजर देखकर सभी हैरान थे। ओक्टावियो जो कि खतरे से बाहर आ चुका था वो इस वक्त मारा गया। रात तक तो वो बिल्कुल ठीक था, अच्छे से बातें कर रहा था, तो आखिर उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है। वहीं केविन पायलट की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। मैंने तुम लोगों से कहा था ना ये सर्जरी करना बिल्कुल ठीक नहीं है और देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। सभी उसे शांत करते हुए कहते हैं
हैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम तो बस पायलट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर क्या था, वो लोग पायलट की बॉडी को ले जाकर वहीं एयर होस्टेस की बॉडी के पास रख देते हैं। रास्ते में ले जाते वक्त पायलट की पॉकेट से फोन गिर जाता है। डेन ये देख लेता है, वो झट से फोन को उठाकर अपने पास रख लेता है और अब जैसे ही मौका मिलता है डेन पायलट की बॉडी के पास पहुंच जाता है और वहां से उसकी एक उंगली काटकर अपने साथ ले आता है। इधर लीसा डेविस से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पायलट का मर्डर हुआ है क्योंकि इसके होंठ और आंख बिल्कुल नीले पड़ चुके थे और नॉर्मल हुई डेथ में ऐसा नहीं होता। पता नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे मारा हो। डेविस उसे चुप करवाता है, तुम बहुत सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। और इतना कहते ही डेविस उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इधर हम डेन को देखते हैं जो कि पायलट के मोबाइल से छेड़छाड़ कर रहा था। वो पायलट की कटी हुई उंगली को उठाता है और उससे सबसे पहले फोन को अनलॉक करता है और फिर वो उसकी फोन की गैलरी में पहुंचता है जहां पर एक कॉल लॉक लगा हुआ था, लेकिन वहां पर नंबर लॉक लगा हुआ था। डेन उसे अनलॉक करने में असफल रहता है। अब सभी लोग मिलकर बड़ी ही सावधानी से प्लेन के जीपीएस सिस्टम को बाहर निकालते हैं। कार्लोस सबसे पहले उसे पूरी तरह से ठीक करता है ताकि वो इजीली सिग्नल को पहुंचा सके, लेकिन यहाँ पर नीचे तो नेटवर्क ही नहीं था। तभी वहीं पर पास में ही कार्लोस को एक ऊंची जगह दिखाई देती है। वो बड़ी ही सावधानी से जीपीएस को ऊपर लेकर जाता है और वहीं पर उसका सेटअप कर देता है। वहीं साइमन और जैक दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। साइमन कहती है, मुझे ट्रैवलिंग के साथ साथ फोटोग्राफी करना बहुत ज्यादा पसंद है। साइमन जैक को बताती है कि कल रात हमने जो खाना प्लेन के फ्रिज में रखा था, जरूर किसी ने वहाँ से खाना चुरा लिया है। उसकी ये बात सुनकर जैक कहता है, लेकिन हम किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। और अब दोनों मिलकर एक रास्ता निकालते हैं और एक रस्सी की मदद से फ्रिज को लॉक कर देते हैं। इन लोगों के पास पानी लगभग पूरा खत्म हो चुका था और अब ये सभी पानी की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं। तभी केविन को रास्ते में कुछ मशरूम्स दिखते हैं। वो उन्हें उठाकर खाने लगता है कि तभी पीछे से साइमन उसे रोक देती है। साइमन कहती है, मैंने जंगलों में बहुत ट्रैवल किया है और मुझे पता है ये मशरूम्स जहरीले हैं। थोड़ा कुछ और दूर आगे चलने पर इन्हें पानी भी मिल जाता है। ये लोग अपनी खुशी जाहिर कर पाते कि अचानक गोली चलने की आवाज आती है। सभी भागकर दूसरी तरफ पहुंचते हैं। ट्रैविस जो कि हाथ में गन लिए खड़ा था, अब तक सब इस बात से अनजान थे कि उसके पास गन भी है। वो कहता है, मुझे शिकार करना पसंद है, इसलिए ये मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ और अभी मैंने एक एनिमल का शिकार किया है जो कि हमारे रात के डिनर के लिए काफी होगा। शाम होते ही इनमें से कुछ लोग वहाँ से पानी लेकर आते हैं और उसे गर्म कर पीने लायक बनाते हैं। वहीं कुछ और लोग जो कि खाना बनाने में मदद कर रहे हैं। खाना तैयार होते ही सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। लीसा को कुछ खास खाना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपना खाना ट्रैविस को दे देती है और अब खाना खाने के बाद से ही ट्रैविस की तबीयत बिगड़ने लगती है। ट्रैविस की इस हालत को देखकर केविन कहता है, मुझे लग रहा है खाने में कुछ मिला था। तभी साइमन कहती है, लेकिन खाना तो हम सब ने खाया है और हम बिल्कुल ठीक हैं। केविन चिल्लाकर कहता है, जल्दी से नमक लेकर आओ। लिसा भागते हुए प्लेन के फ्रिज की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो लॉक था और तब तक इधर ट्रैविस की मौत हो जाती है। ट्रैविस की मौत के बाद लीसा बिल्कुल टूट जाती है। वो सबको ब्लेम करना शुरू कर देती है, जरूर तुम में से किसी ने कुछ किया है। कहीं न कहीं वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। इधर साइमन को इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट है कि उसने फ्रिज को क्यों लॉक किया। केविन कहता है, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर नमक मिल भी जाता तभी उसकी मौत तय थी। हम तो बस एक ट्राई करने का सोच रहे थे। ट्रैविस की सीवियर कंडीशन को देखते हुए मैं समझ चुका था कि उसका बचना नामुमकिन है। तभी इन लोगों को वहीं आसपास जहरीले मशरूम्स दिखाई देते हैं। सभी को ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर ट्रैविस के खाने में जहरीले मशरूम्स को मिला दिया। उसकी मौत का कारण यही मशरूम्स हैं और वो हम में से ही कोई है, लेकिन आखिर कौन? इन सब के लिए ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल था। खतरा देखकर एक बार फिर से डेन मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है और फाइनली वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है। अब सबसे पहले पायलट के फोन में वही वीडियो मैसेज मिलता है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था, जिसमें वो कह रहा है, हमें नहीं पता कि आखिर हम किस जगह पर आ चुके हैं। वो लोग हमें मार डालेंगे और प्लेन का सिस्टम भी उन्हीं लोगों ने खराब किया है। तुम्हें जल्द से जल्द कहीं छुप जाना चाहिए, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। ये सब सुनकर डेन पूरी तरह से हैरान रह गया। वो सभी को इस बारे में बताता है और पायलट के उसी मैसेज को दिखाता है। आखिर ये पायलट किसके बारे में बात कर रहा था, इस बारे में किसी को नहीं पता। क्या वो इंसान हम में से ही कोई है? किसी को कोई खबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सब बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ मौजूद हर एक इंसान बस एक दूसरे की मदद करना चाहता है। लेकिन इस मैसेज से अब तक साफ जाहिर हो चुका था कि कोई है जो एक एक कर सभी को मार रहा है। ट्रैविस और पायलट की मौत एक नॉर्मल नहीं बल्कि एक मर्डर है। तभी डरी सहमी साइमन कहती है कि आखिर अगला नंबर किसका
का है। वो जो भी है एक एक कर सबको मार डालेगा। सभी एक टकी लगाए बस एक दूसरे को देख रहे हैं। किसी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं। अब कार्लोस, साइमन और केविन तीनों मिलकर उसी पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ पर इन्होंने जीपीएस सिस्टम को लगाया था। ये वहाँ पहुंचकर मोबाइल में नेटवर्क लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस एक उम्मीद है कि जल्दी ही इन्हें जीपीएस सिस्टम के थ्रू ट्रैक कर यहाँ पर रेस्क्यू करने जरूर आएगा। और इसी उम्मीद के साथ ये तीनों वापस आ जाते हैं। हर रोज की तरह आज भी कार्लोस को रात में नींद नहीं आ रही, इसलिए वो उठकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। तब एक बार फिर से उसके पीछे हमें वही साया दिखाया जाता है जो हमने पायलट के मौत के दिन देखा था। वो साया कार्लोस के ठीक सामने खड़ा था। उसने तो कार्लोस का ही मास्क पहन रखा था जो वो फाइटिंग के दौरान यूज करता है। इससे पहले कि कार्लोस कुछ समझ पाता, कार्लोस पर जोरदार हमला होता है और वो वहीं पर मारा जाता है। जब ये सभी सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ सब है लेकिन कार्लोस नहीं है। साइमन हैरान है कि आखिर वो कहाँ चला गया। तभी केविन कहता है, मैं इस बात से हैरान हूँ कि जीपीएस सिस्टम लगाने के बावजूद भी अब तक हमें कोई बचाने क्यों नहीं आया। अब साइमन और केविन ये फैसला करते हैं कि ये लोग ऊपर जाकर जीपीएस सिस्टम को चेक करेंगे। वहीं नीचे बाकी बचे लोग कार्लोस को ढूंढने जाएंगे। रास्ते में चलते चलते साइमन काफी थक चुकी थी, इसलिए वो केविन से थोड़ा रुककर आराम करने के लिए कहती है। तभी इनकी नजर वही कुछ ही दूरी पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे कौवे इकट्ठे थे। ये दोनों पास जाकर देखने का फैसला करते हैं और जो मंजर इनके सामने था वो इन्हें हैरान कर देने वाला था। दरअसल सामने कार्लोस की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। अब ये दोनों वापस आकर कार्लोस की मौत के बारे में सबको खबर देते हैं, जिसे सुनकर सब हैरान थे। और इतने में ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जैक सभी को प्लेन के अंदर चलने के लिए कहता है। तभी प्लेन की छत पर साइमन को एक होल नजर आता है। उसे कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत ही इस बारे में जैक को बताया। उस जगह को थोड़ा खुरचने पर जैक को वहाँ से ड्रग का पैकेट मिलता है। वहाँ पर इस तरह के और भी कई पैकेट्स थे। साइमन हैरानी से कहती है कि आखिर ये सब कौन कर सकता है। साइमन की बात सुनकर जैक कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी मौत की वजह शायद ये ड्रग्स ही है, क्योंकि इस वक्त एक पैकेट ड्रग्स की कीमत $1 मिलियन है। इतने में ही एमी को बाहर कुछ अजीब लगता है। वो तुरंत ही प्लेन से नीचे उतर जाती है। उसे देखकर लीसा भी उसके पीछे आ जाती है। कुछ ही दूरी पर उससे रेनकोट पहना एक आदमी दिखाई देता है। लीसा चिल्लाते हुए कहती है, तुम सबको बुला कर लाओ, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। और जैसे ही एमी सबको बुलाने के लिए जाती है, वो आदमी लीसा को मार देता है। जब तक सब वहाँ पर पहुँचते लीसा की मौत हो चुकी थी। ये देख साइमन चिल्लाते हुए कहती है, मुझे लीसा ने बताया था कि ये सारे मर्डर्स जैक कर रहा है। मैंने उसकी वॉलेट चेक की है जिसमें अलग अलग नाम से उसके पासपोर्ट्स भी हैं और अब सभी मिलकर जैक को बंदी बना लेते हैं। तभी केविन कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो बाकी बचे लोगों को जीपीएस सिस्टम चेक करने के लिए कहता है। साइमन सभी को लेकर अपने साथ चली जाती है और केविन इधर जैक के पास रुकता है। और अब इधर शुरू होता है सवालों का सिलसिला। केविन क्वेश्चन मार्क लगाते हुए जैक से कहता है कि आखिर तुम सबको क्यों मार रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है, मुझे जानना है। लेकिन हर सवाल के बाद जैक यही कहता है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं नहीं जानता कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इधर साइमन जैसे ही जीपीएस को चेक करने के लिए पहाड़ी पर पहुंचती है, वो क्या देखती है कि किसी ने जीपीएस का वायर बाहर निकाल दिया है और शायद इसीलिए अब तक कोई सिग्नल नहीं पहुँच पाया। साइमन जल्दी से उसे ठीक करती है और फिर वापस आ जाती है। वापस आकर साइमन जैक से अकेले मिलने के लिए जाती है। मेरा दिल नहीं मान रहा कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतने लोगों की जान तुम्हारी वजह से गई है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। अब जैक कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं एक DEA एजेंट हूँ और मैं प्लेन में तुम्हारे ही पीछे आया था। दरअसल साइमन का बॉयफ्रेंड ड्रग डीलर था और जैसे ही जैक को ये खबर लगती है कि इस प्लेन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यानी कि कोई चुपके से ड्रग की सप्लाई करने वाला है, और जब उसने पैसेंजर्स की लिस्ट को चेक किया तब उसमें साइमन का नाम था। वो जानना चाहता था कि कहीं साइमन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये सब तो नहीं कर रही, और यही वजह थी कि पैसेंजर लिस्ट में उसका नाम देखते ही जैक उसी प्लेन में उसके पीछे आ गया था। ये सुनते ही साइमन कहती है, मेरा विश्वास करो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जैक कहता है, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और यही वजह है कि हर बार मुझे अपने पासपोर्ट में नाम बदलना पड़ता है। तुमसे मिलकर और इतनी सारी बातें करने के बाद मैं ये समझ चुका था कि तुम्हारे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे यकीन है कि बाकी बचे 3 लोगों में से ही किसी न किसी का हाथ है और
ये पता लगाने के लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। अब साइमन तुरंत ही उसकी रस्सी को खोल देती है। इधर जैसे ही सबको जैक के आजाद होने की बात पता चलती है, सभी साइमन से बहुत नाराज हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम रेस्क्यू टीम को देखते हैं, जिसे सिग्नल मिलते ही वो इन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत डरे हुए हैं कि इतने में ही गोली चलने की आवाज आती है। गोली की आवाज सुनते ही साइमन भाग कर जाती है, जो देखती है डैन और अमित दोनों को किसी ने मार दिया है। और तब तक वहीं पर जैक और केविन भी पहुँच जाते हैं। पास ही में एक गन पड़ी थी, साइमन झट से उस गन को उठा लेती है। केविन भी गन निकालता है और साइमन पर तान देता है। जैक दोनों को समझाते हुए कहता है कि तुम दोनों गन को फेंक दो, हम एक दूसरे को नहीं मार सकते, हमें कैसे भी करके बचकर यहाँ से निकलना होगा। और इतने में ही इनके ऊपर से रेस्क्यू प्लेन निकलता है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे होने की वजह से वो लोग इन्हें नहीं देख पाते। तभी जैक कहता है हमें पहाड़ी के ऊपर चलना होगा, लेकिन केविन इन लोगों के साथ जाने से मना कर देता है। अब जैसे ही जैक और साइमन वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं, इतने में ही फिर गोली चलने की आवाज आती है। जब ये वापस लौट कर देखते हैं तो केविन को किसी ने मार दिया था। वो जमीन पर उल्टा पड़ा हुआ था, उसका चेहरा पानी में डूबा हुआ था। ये देख जैक कहता है यहाँ हम लोगों के अलावा कोई और भी मौजूद है, और वही है जो ये सब कुछ कर रहा है, वो भी हमसे छुपकर। अब डर के मारे ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। ये ऊपर तो पहुंच गए थे, लेकिन अब वहाँ पर बहुत फॉग आ चुका था। फॉग को देखकर साइमन कहती है हमें जल्द से जल्द यहाँ पर आग जलानी होगी, ताकि हम इस फॉग को यहाँ से हटा सके। और जैसे ही साइमन वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए जाती है, एक बार फिर से शूट की आवाज आती है और हमें यहाँ पता चलता है कि उसी आदमी ने साइमन को भी मार दिया। जैक बहुत घबरा जाता है और तभी वो आदमी उसके सामने खड़ा था, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बड़ा सा साफा पहना हुआ था। जैक सामने खड़े आदमी से चिल्लाते हुए कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने सबको क्यों मारा? मुझे मालूम है तुम ये सब कुछ ड्रग्स के लिए करना चाहते थे, लेकिन पायलट के अलावा तुम्हारे इस ड्रग्स के बारे में कोई और कुछ भी नहीं जानता था, तो आखिर तुमने इन बेकसूर लोगों को क्यों मारा? तुम चाहते तो चुपचाप अपने ड्रग्स को लेकर यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन इतनी मौतें तुमने अपने हाथों से की और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सामने खड़ा आदमी बिना कोई जवाब दिए धड़ाधड़ गोलियों की बारिश करना शुरू कर देता है और सबकी तरह जैक को भी वही खत्म कर देता है। और अब दूसरे ही दिन वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच जाती है। रेस्क्यू टीम में आए सारे सोल्जर्स हैरान थे। दरअसल थोड़ा ही छानबीन करने के बाद इन्हें 9 की 9 डेड बॉडीज अपने सामने कतार में लगी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर साफ जाहिर था कि इन सभी का मर्डर किया गया है। जल्द ही सारी बॉडीज को सोल्जर्स कैंप में लेकर आते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि प्लेन में टोटल 10 लोग सवार थे, लेकिन बॉडीज तो सिर्फ 9 हैं, यानी कि साफ जाहिर था कि उसी 10वें आदमी ने इन सभी को मारा था। अब जल्दी ही कैंप में पोस्टमार्टम के लिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, एक लेडी डॉक्टर जो कि कैंप के लिए निकल चुकी है। तभी रास्ते में उसे क्लेयर नाम की एक लड़की मिलती है। वो डॉक्टर को मदद के लिए रोकती है और फिर क्लेयर बड़ी ही चालाकी से उस लेडी डॉक्टर को मारकर उसकी जगह ले लेती है और सीधा कैंप में आ जाती है। और अब जैसे ही वो कैंप में पहुंचती है, हमें पता चलता है कि इन सभी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि केविन था। क्लेयर के अंदर आते ही केविन उठकर बैठ जाता है, जो कि उन्हीं डेड बॉडीज के साथ पड़ा हुआ था। ये सब महज उसका एक नाटक था। वो बड़ी ही चालाकी से अपने सांसों को रोक लेता है और सोल्जर्स के सामने खुद को मरा हुआ दिखाकर इन सारी बॉडीज के साथ अंदर आ जाता है। केविन ने जानबूझकर ये सारा षड्यंत्र रचा और खुद को जैक और साइमन के सामने मरा हुआ दिखाया। और अब हमें यहीं पर पता चलता है कि क्लेयर भी केविन के साथ मिली हुई थी। वो भी केविन के इस प्लान में शुरू से शामिल थी। केविन जो कि खुद एक डॉक्टर था, वो जल्दी से सारी बॉडीज का चीर-फाड़ करता है, जहां हर बॉडीज के अंदर उसने बहुत सारे पैकेट्स को छुपाया हुआ था और फिर टेम्पोरेरी उसे सिल दिया था। क्लेयर और केविन जल्दी सारे ड्रग्स के पैकेट को बॉडीज से निकाल कर इकट्ठा करते हैं। वो पैकेट्स को जल्दी से एक बैग में भरते हैं और दोनों इसे लेकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही ये सबसे पहले इस कमरे में आग लगा देते हैं ताकि कोई सुराग तक न बचे। जैसे ही क्लेयर और केविन गाड़ी में बैठकर बाहर निकलते हैं, सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फरार हो चुके थे और आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद सोल्जर्स को वो 10वीं बॉडी मिल जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि जैक था। जैक जिसकी अब भी सांसें चल रही थी, उसे सोल्जर्स द्वारा तुरंत ही हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर वो बच जाता है। अब जैक सभी को वहाँ की कहानी बताता है। जैक कहता है जब मुझे गोली मारी गई तो मैं पहाड़ी से नीचे गिर गया था और शायद यही वजह थी कि केविन को मुझे ढूंढ पाना मुश्किल था। मैं कभी यकीन भी नहीं कर सकता कि इन सब के पीछे केविन का हाथ है। केविन को ऐसा लग रहा था कि शायद उसका माल उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा और इसीलिए उसने तुरंत ही ये सारा प्लान बनाया और उसने एक दूसरी डेड बॉडी को खुद के कपड़े पहना दिए और उसके चेहरे को पानी में डुबा दिया ताकि हम सबको लगे कि ये केविन ही है। और उसने बड़ी ही चालाकी से सारी ड्रग्स के पैकेट बॉडी
बॉडीज में छुपा दिए और कुछ देर के लिए खुद अपनी सांसों को रोककर डेड बॉडी बनकर आप लोगों के साथ यहाँ कैंप तक आ पहुँचा। इससे पहले कि केविन देश छोड़कर निकल पाता, जैक अपनी पूरी टीम को उसे ढूंढने के लिए लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें केविन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त क्लेयर के साथ मौजूद है। वो क्लेयर के ड्रिंक में पॉइजन मिला देता है और उसे भी मार देता है। दरअसल केविन को ये पता चल चुका था कि उस पायलट की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि क्लेयर ही थी, जो उसने वीडियो मैसेज में पहले ही देख लिया था और शायद वो उसके लिए आगे खतरा बन सकती थी, इसलिए उसने क्लेयर को भी रास्ते से हटा दिया। अब केविन जल्दी से अपने सारे ड्रग्स को अपने प्राइवेट जेट में रखता है और वहाँ से उड़ान भर देता है कि तब तक वहीं पर जैक पहुँच जाता है। जैक केविन को रोकने के लिए उसके प्राइवेट जेट पर कई गोलियां बरसाता है, लेकिन प्लेन आगे निकल चुका था। इधर कुछ ही दूर जाने पर केविन क्या देखता है कि जेट में फ्यूल खत्म हो चुका है। दरअसल जैक की चलाई गई एक गोली फ्यूल टैंक पर लग जाती है और फिर क्या था, अब धीरे धीरे कर प्लेन नीचे की ओर गिरने लगता है और इस बार शायद ही केविन बच पाएगा। और एंड में केविन का क्या होता है, वो मरा या बच गया, यह हमें नहीं दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।